हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जिसकी डेट इक्विटी रेशियो 2 है। 3 ट्रांजेक्शन दी है, इनका इस रेशियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कोई चेंज नहीं आएगी? ये आपको बताना है विद रीजन। कैसे करोगे? सबसे पहली ट्रांजेक्शन जहां पर आपने लैंड को बेचा, सेल ऑफ लैंड, लैंड बेची जो कि आपने 4 लाख रुपए से बैलेंस शीट में शो की है। बुक वैल्यू का मतलब है बैलेंस शीट में आपने अपनी बुक्स में 4 लाख से इसको शो किया है। 4 लाख वाली लैंड को आपने 5 लाख में बेचा। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? अगर आप किसी एसेट को बेचोगे तो आपको कैश मिलेगा। कैश मिलेगा तो इंक्रीज इन करेंट एसेट होगी। हमारी इस रेशियो से रिलेटेड नहीं है। आपने अगर एसेट को बेचा, वो भी फिक्स्ड एसेट को बेचा, तो क्या होगा? नॉन करेंट एसेट कम होगी। ये भी हमारी इस रेशियो से रिलेट नहीं करती। लेकिन जो एसेट आपने बेची उस पर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट हम कहाँ दिखाएंगे? अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो आपका सरप्लस होगा। सरप्लस आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस का हिस्सा है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे शेयर होल्डर्स फंड में ऐड किए जाते हैं। यही होता है ना। तो अल्टीमेटली आपके 1 लाख रुपए से शेयर होल्डर्स फंड बढ़ गए, लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं बढ़े। आपको जब भी कोई ट्रांजेक्शन एनालाइज करनी तो उसके लिए आपको फिगर से ज्यूम करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो आपको दी है 2। उसका क्या मतलब है? 2:1। जितने आपकी शेयर होल्डर्स फंड है उसके दुगने आपके लॉन्ग टर्म डेट्स है। तो मान लेते हैं शेयर होल्डर्स फंड आपके 1 लाख है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स 2 लाख। और इस ट्रांजेक्शन से आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स तो 2 लाख ही रहेगी। शेयर होल्डर्स फंड पहले से इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होकर के 2 लाख हो जाएगा। तो नई रेशो, नए फिगर्स के साथ नई रेशो क्या हो जाएगी? 2 लाख अपॉन 2 लाख, 1:1। तो पहले की रेशो से अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या हुआ? आपकी रेशो डिक्रीज हो गई। बेशक ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा साइन है कि आपकी डेट इक्विटी रेशो डिक्रीज हो गई। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये रेशियो इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, तो आप क्या लिखोगे? डिक्रीज हुई। और डिक्रीज होने का रीजन क्या है? कि शेयर होल्डर्स फंड आपका बढ़ गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट्स आपकी चेंज नहीं हुई। तो जब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब नीचे का ये नंबर इंक्रीज होगा, उसका प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, तो आपकी रेशियो डिक्रीज होगी, जैसा कि यहाँ पर हुआ। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन अच्छे से समझ में आ गई। दूसरे को समझो। आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए। क्यों इशू किए? क्यों अलॉट किए? क्योंकि जिससे आपने मशीनरी खरीदी 10 लाख की, उसको आपने कैश में पेमेंट नहीं की। आपने उसको कैश में पेमेंट करने के बजाय इक्विटी शेयर्स अलॉट कर दिए। मान लेते हैं ये इक्विटी शेयर्स अगर आप पब्लिक में इशू करते तो आपको क्या मिलता? कैश मिलता। और उस कैश को आप मशीनरी को खरीदने में यूज करते, एसेट को खरीदने में यूज करते ना। कंपनी यही करती है ना, उन फंड्स को आगे बिजनेस को इंक्रीज करने में, एसेट्स को खरीदने में यूज करती है। तो वो पैसा आप एसेट को खरीदने में ही लगाते। तो डायरेक्टली आपने क्या किया? जिससे प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उसको कैश देने के बजाय डायरेक्टली अपने शेयर से लौट कर दिए। तो एक तरह से क्या हुआ? इन काइंड चेंज हुआ, कंसिडरेशन अदर देन कैश हुआ। अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर कर चुके हो तो ये आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं था, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपने एक जगह एसेट को खरीदा और वहां पर कैश देने के बजाय उसे अपनी कंपनी के शेयर्स अलॉट किए, उसको एक तरह से कंपनी की ओनरशिप मिल गई, राइट। तो इससे क्या हुआ? शेयर्स इशू करोगे तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी। शेयर कैपिटल की इंक्रीज से शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज होगा। और जो एसेट खरीदी उससे आपकी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुई, और फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होने से नॉन करंट एसेट इंक्रीज हुई। तो अगर हम अपनी रेशो के हिसाब से देखें तो हमारे सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड पर इम्पैक्ट आ रहा है। लॉन्ग टर्म डेट्स वैसे की वैसे है,
लेकिन शेयर होल्डर फंड पहले से इंक्रीज हो गया, 1 लाख से 10 लाख रुपए और बढ़ करके 11 लाख हो गया। तो नई फिगर्स के साथ आपकी रेशो क्या बन जाएगी, 0.18:1। ये रेशो बहुत डिक्रीज हो गई, पहले से डिक्रीज हो गई। बेशक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, लेकिन रेशो डिक्रीज हुई। क्यों हुई? क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड बढ़ गया, ओनर का जो पैसा लगा हुआ है वो अब ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है बाहर की बोरोइंग से। तो देर इज नो चेंज इन लॉन्ग टर्म डेट्स बट इंक्रीज इन शेयर होल्डर फंड। तो इंक्रीज इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे का नंबर, इंक्रीज इन डिनोमिनेटर विल डिक्रीज द रेशियो। थर्ड केस, यहाँ पर आपको डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है। 10 लाख के डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स की पेमेंट करनी थी कैश में। अब कैश देने के बजाय आपने क्या किया, उनको अपने प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट कर दिए। एक तरह से आपकी लाइबिलिटी किसमें कन्वर्ट हो गई, इक्विटी में कन्वर्ट हो गई। अगर ये आप पब्लिक में इशू करते तो आपको पैसा मिलता, और उस पैसे को आप कहाँ यूज करते, अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट को या एसेट को खरीदने में। तो वही किया आपने, एक तरह से प्रेफरेंस शेयर्स को आपने अलॉट किया अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए, यही है ना। तो 10 लाख रुपए आपने एक तरह से डिबेंचर से जो पैसा लिया वो आपने शेयर्स में यूज कर लिया, कि एक तरह से उनको शेयर्स अलॉट कर दिए। डिबेंचर्स की जगह उनका नाम क्या हो गया, आप चेंज होकर के प्रेफरेंस शेयर्स। अब कहाँ कहाँ चेंज आएगा, ध्यान से समझना। शेयर्स अगर अलॉट कर रहे हो तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, शेयर होल्डर्स फंड। लेकिन डिबेंचर्स आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स तो होती है, लेकिन जिस साल ये रिडेम्पशन रीपेमेंट करते हो आप, जिस टाइम पर ये मेच्योरिटी वाला हो जाता है कि आपको इसे पेमेंट करना है, उस साल में ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, करंट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने अगर डिबेंचर्स की पेमेंट की एक तरह से, तो डिबेंचर्स तो गए, डिबेंचर्स गए तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो आपकी इस डेट इक्विटी रेशियो के लिए कहाँ कहाँ चेंज आया, सिर्फ और सिर्फ आपके शेयर होल्डर्स फंड पे चेंज आया। लॉन्ग टर्म डेट्स पर कोई चेंज नहीं आएगा, ये 2 लाख रहेगा, टाइपिंग एरर है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स तो आपकी उतनी ही है, लेकिन शेयर होल्डर्स फंड पहले से 10 लाख से और बढ़ जाएंगे, तो रेशो पर क्या इम्पैक्ट आएगा, आपकी रेशो पहले से डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका शेयर होल्डर फंड बढ़ गया लेकिन लॉन्ग टर्म डेट्स पे कोई चेंज नहीं आया, और जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो आपका रेशो डिक्रीज होगा। तो ये 3 केसेस आपसे पूछे गए थे इस क्वेश्चन में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। डाउट या कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज सीखते रहो, समझते रहो, कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।